नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईवीएस इन वीडियोस में ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी होगी, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को नोट कीजिए और देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप पढ़ सकते हैं। इनको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो उठाइए नोटबुक और कलम और रेडी रहिएगा इन प्रश्नों को। ये देखिएगा, आपका खाद्य अनाज भूसी को अलग करने वाले से बहुत कंफ्यूजन होता है। हमने 2 प्रश्न बनाए हैं और डिटेल को भी इसमें मेंशन कर दिया है। और आपको देखिएगा ये रोगों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में, ये आपसे इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उठाइए नोटबुक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये प्रश्न आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपना भी ज्ञान का विकास कीजिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 31, क्योंकि हम 30 तक बात कर चुके थे। यहाँ तक हमने एक वीडियो में बात कर ली थी आपसे, और आपने अगर वो नहीं देखा है, वायरल वीडियो है इस चैनल का, वो बहुत वायरल है और आपने इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की है दोस्तों तक, तभी तो वो वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे ही इस वीडियो को भी वायरल कीजिएगा। देखिएगा 31 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, नोट कीजिएगा आप। भारत के किस राज्य में या किस राज्य संशासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा या पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती कितनी जमीन मिलेगी, यानी खेती की कितनी जमीन मिलेगी। क्वेश्चन समझ गए होंगे। सीटेट में ऐसे ही भाषाई क्वेश्चन आते हैं, बोरिंग मत होइएगा। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करने हैं तो करिएगा इसी बार फिर हार और इसी बार सीटेट पार हो जाए आपका, क्योंकि सुपरटेट सामने मिलेगा सीटेट के बाद। तो ये भाषा समझ गए हैं, यानी विशेष ग्राम सभा है, पंचायत है, उसमें एक लॉटरी निकाली जाती है जिससे किसान परिवार को खेती दी जाती है। तो ये किस जगह की बात कर रहे हैं हम 31 प्रश्न के माध्यम से, तो ये आपका मिजोरम राज्य की बात हो रही है। मिजोरम राज्य में दूसरा ऑप्शन सही है। लॉटरी निकाली जाती है इस राज्य में और जमीन किसान को सौंप दी जाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न 32, ये आपको याद होगा। माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है? प्यारे विद्यार्थियों, तिब्बत, नेपाल, इन 2 में फंस गए होंगे। भारत, चीन, अगर कंफ्यूजन है तो समझ लीजिए तिब्बत जो माउंट एवरेस्ट है वो प्यारे विद्यार्थियों नेपाल राज्य में है, यानी नेपाल देश में है। 8,848 ऊंचाई है, लेकिन जो सीटेट एनसीईआरटी है वो ये नहीं देती है। आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है हाइट इतनी 8,900 मीटर, याद रखिएगा। ये कहीं कोई गलत करने वाला नहीं है। एनसीईआरटी में अपडेट जो हुआ है अभी भी 2023 का 8,900 मीटर दे रखा है, नेपाल देश में है। फैक्ट को याद रखिए माउंट एवरेस्ट के। अगला पॉइंट देखिएगा, सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे 33, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित रिवर्स्ड किया जा सकता है। देखिए इंग्लिश भी हमने डाल दी है इस शब्द की, क्योंकि ये इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ जाता है। उत्क्रमित रिवर्स्ड यानी पुनः मूल रूप में आ सकता है। उस परिवर्तन को पहचानना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, अगर उसको हम बना दें पीओपी को तो वापस बना सकते हैं क्या पीओपी। और कह रहा है मोम का घोल बनाना, दूध से पनीर बनाना, गाय के गोबर से बायोगैस बनाना, यानी कह रहा है गाय के गोबर से हमने बायोगैस बना ली, बायोगैस से वापस गोबर बना दो। दूध से पनीर बना दी तो पनीर से वापस दूध बना दो। मोम पिघला दी तो मोम वापस मिल जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनाया गया है वो परत बनाई है उससे मिल जाए। तो आपके अनुसार आंसर तो आ गया होगा, मोम का पिघलना, यानी आपने मोमबत्ती पिघलाई होगी, पिघलने के बाद जमीन पे जम जाती है ज्यों की त्यों मोम के रूप में, तो रिवर्स्ड हो गया, उत्क्रमित यानी रिवर्स्ड क्रिया हो गई। ध्यान रखिएगा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी प्रश्न ये आए हुए हैं, आपने अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी भी की है तो ये प्रश्न पहचान रहे होंगे। अब 34, एक किसान, ध्यान से प्यारे विद्यार्थी, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है आपको, एनसीईआरटी में ये फैक्ट दिया गया है। एक किसान दानों को, यानी जो अनाज के दाने हैं को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस क्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? फसल की कटाई, थ्रेसिंग, हस्तचयन या निष्पावन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है निष्पावन यानी विनोइंग। ना तो हस्तचयन है, ना थ्रेसिंग है, ना फसल की कटाई है। ध्यान रखिए निष्पावन यानी विनोइंग। और एक और प्रश्न सेम, लेकिन ऑप्शन बदल गया है, तो देखिएगा ऑप्शन ये 35 के
और हम इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। धैर्य रखिए, बस धैर्य धरिए, आपकी नैया पार होगी। 35, एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता है, यह प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। सेम प्रश्न है लेकिन ऑप्शन बदल गए हैं। थ्रेसिंग अथवा विनोइंग, छानने, कटाई, हाथ से चुनने, किस माध्यम से करिएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, थ्रेसिंग या विनोइंग के माध्यम से। यहाँ पर अलग अलग कर देता है ऑप्शन को, तब ये विनोइंग आंसर होता है। थ्रेसिंग और विनोइंग में अंतर समझ लीजिए, आपको इस प्रश्नों में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा ये डिटेल बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में किया है हमने इसको एक्सप्लेन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द सल्क्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और द प्रोसेस इज सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द कफ एंड हस्क इज कॉल्ड विनोइंग। इंग्लिश में अगर क्लियर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो हिंदी में देख लीजिएगा। थ्रेसिंग अनाज को उस डंठल से अलग करने की प्रक्रिया है जिस पर वह विकसित हुआ है। यानी आपने गेहूं देखा है, गेहूं के डंठल से उस धान की बाली को, इस धान के दाने को या गेहूं को अलग करना है। या अरहर देखा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अरहर है। अरहर है, अरहर के दाल को अलग करते हैं तो कुटाई करते हैं में डंठल से दाने को अलग करने के लिए, तो वो कुटाई कहलाती है थ्रेसिंग। क्लियर है? वही तरीका ही दिया गया है एनसीईआरटी में। और आज की थ्रेसिंग को मत याद कीजिए, नहीं तो लगाई मशीन और सीधे दाना, नहीं भाई, वो वाला फैक्ट दिया गया है एनसीईआरटी में जो अरहर की कुटाई करते थे पहले, यानी मुख्य तने से या डंठल से अनाज को अलग करते हैं तो वो थ्रेसिंग कहलाती है, जिस पर वह विकसित हुआ था। समझ रहे हैं? मूल पौधे से दाने को अलग करना, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। और फिर जब वो दाना अलग हो जाता है या बाली जो अलग हो जाती है, फिर उसके बाद उस भूसी, क्योंकि उसमें भूसा भी होगा ना डंठल टूटने के बाद, तो भूसी या इकाई से जो उसे ढकती है, धान देखी होगी, धान के अंदर चावल होता है, ऊपर कुछ भूसी रहती है, उस भूसी की बात कर रहा है अब। उस भूसी या इकाई को उसे जो ढकती है, उस भूसी से अनाज निकालने की विधि विनोइंग कहलाती है। अब क्लियर हुआ प्यारे विद्यार्थियों? उस उदाहरण को ध्यान रखिएगा। जब किसान ओसाई करता है यानी हवा के माध्यम से पंखा लगा के, तो वो विनोइंग होती है। मुख्य डंठल से जब कटाई अलग कर रहा होता है वो थ्रेसिंग होती है। क्लियर है? दोनों में इतना अंतर है। अब ऐसे क्वेश्चंस में अब ना फंसिए आप। सीटेट वालों, आपको बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है पढ़ाने के लिए, इसलिए धैर्य रखिए और पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप स्किप कर दें और भाग जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट की बात है, सुपर टेट आपके जॉब के सामने आ चुका है। अब 36 यानी सीटेट के बाद तुरंत सुपर टेट मिलेगा आपको। 36 पहले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दवा की खोज किसने की थी? ये साइंस का प्रश्न है, आ जाता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन दवा है, उसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर। सही ऑप्शन है पहला विकल्प, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न देखिएगा इंपॉर्टेंट, मच्छरों से संबंधित हमेशा प्रश्न सीटेट में आए हैं। डेंगू रोग का वाहक, कैरियर ऑफ डेंगू डिजीजेज, यानी कौन है वाहक डेंगू का? एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी, एनाफ्लीज मच्छर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे इन ऑप्शंस को प्राप्त करते ही। डेंगू पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, मलेरिया नहीं। आप जल्दबाजी करेंगे, आंसर है इसका पहला विकल्प। एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू रोग फैलता है, जबकि मलेरिया एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है। ये भी प्रश्न हमने नीचे दिया है, देखिएगा, और डिटेल भी दी गई है। डेंगू एडीज मच्छर के कारण होता है, यानी एडीज मच्छर जो है वो डेंगू का वाहक है। वाहक है प्यारे विद्यार्थियों, जबकि ये वायरस के द्वारा होता है। वाहक मतलब ले जाने वाला है मच्छर। ये प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं, धैर्य रखिए। और देख रहे होंगे डिटेल, चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस आदि सभी मच्छरों के कारण होते हैं। सीटेट में यही प्रश्न आया था, कौन मच्छरों के कारण नहीं होता है? तो चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, जीका वायरस भी मच्छर से होता है, और वेस्ट नाइल वायरस ये सभी मच्छर के वाहक द्वारा होता है, यानी मच्छर इसका वहन करते हैं और अन्य वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो क्लियर रहेगा ये चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका वायरस और वेस्ट नाइल वायरस, इसको ध्यान रखिए। और देख पा रहे होंगे ये इंग्लिश में भी दिए गए हैं सेम। और क्यूलेक्स मच्छर के बारे में भी सुनिए डिटेल। क्यूलेक्स मच्छर है, यह मच्छरों की एक प्रजाति है जिसमें या जिनमें कई प्रजातियां पक्षियों, मनुष्यों, अन्य जानवरों में एक से अधिक महत्वपूर्ण रोगों का वाहक का कार्य करती हैं। जिन रोगों को फैलाते हैं उनमें देखिए वेस्ट नाइल वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिसिस जैसे संक्रमण शामिल हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा पेपर में जाने से पहले। कठिन है। जापानी बुखार सुना है, उसी को कहते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस। ये भी मच्छर से फैलता है, यानी मच्छर वाहक का कार्य करता है और फिर जो वायरस है वो बॉडी में पहुंच जाता है और हमें क्या हो जाते हैं, जापानी बुखार। सेंट लुइस एंसेफेलाइटिस, ये भी मच्छर से। फाइलेरियासिस, ये भी मच्छर से। जब नाम आएंगे ना, आप बह जाएंगे प्रश्न की बाढ़ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, हमने फिर बना दिया है, मलेरिया रोग का वाहक। आप पहचान चुके होंगे, मादा एनाफ्लीज मलेरिया का वाहक है, जबकि डेंगू जो है वो फैलता है एडीज मच्छर से। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए 39। इसका हम डायरेक्शन में मैप से बता देंगे, देख लीजिएगा। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा। तो यहाँ थोड़ा सा मैप की कोशिश करते हैं बनाने की, देखिएगा आपके सामने। अगर मान लें तो ऐसे मैप है इंडिया का, देखिए ऐसे कुछ मैप है, इतना अंदाजा हो गया। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, एमपी की भोपाल राजधानी है। क्लियर है। और गांधीनगर यहाँ गुजरात में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यही पूछा है, गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा। जब यहाँ गांधीनगर में यहाँ दिशा बनाएंगे तो ये की दिशा क्या होगी, बेंगलुरु की। बेंगलुरु तो यही था ना, ये वाला। क्लियर है। ये क्या था, भोपाल। तो ये आपका भोपाल है, ये बेंगलुरु है। गांधीनगर यहाँ है, तो गांधीनगर से दिशा पूछिए तो दक्षिण पूर्व है। क्लियर है। देख लीजिए प्रश्न में एक बार फिर से, ऑप्शन आपका है तीसरा सही। प्यारे विद्यार्थियों, मैप से राज्य जरूर देख के चाहिए, एक न एक प्रश्न आता है। क्लियर है। अगला प्रश्न 40। निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन। ब्रॉन्ज मतलब कांसा। ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनना है। यह टिन और जस्ता की मिश्र धातु है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और टिन मिश्र धातु है, यह कॉपर और जस्ता का समांगी मिश्रण है। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है प्रश्न को, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एनसीईआरटी में दिया है। ब्रॉन्ज मतलब कांसा, और कांसे का जो मिश्र धातु है वो है Cu+Sn। क्या है, Cu+Sn। मतलब क्या है, Cu कॉपर और टिन मिश्र धातु है। ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज मतलब कांसा, Cu+Sn है। क्लियर है। अगला प्रश्न सुनिएगा, यही इसी से बन जाता है, बस यहाँ ब्रॉन्ज की जगह क्या कर देगा, ब्रास, पीतल। ब्रास पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल कॉपर प्लस Zn। यहाँ ध्यान रखिए Cu+Zn, यानी जिंक या जस्ता से क्या बनता है, ब्रास यानी पीतल। दोनों याद रखेंगे आप, दोनों मिश्र धातु हैं प्यारे विद्यार्थियों, समांगी मिश्रण नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 41। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। वेस्ट बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला कौन सी है। चारों ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जामदानी, चिकनकारी, पटोला और पोचमपल्ली। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, पहला विकल्प सही है, जामदानी। जामदानी पारंपरिक कला है पश्चिम बंगाल की। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम ये प्रश्न छोड़ रहे हैं, चिकनकारी किस राज्य की है, पटोला किस राज्य की है, पोचमपल्ली किस राज्य की है, हमने क्लास में पढ़ाए हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा इस प्रश्न का आंसर। क्लियर है। हम वेट करेंगे, आपसे उम्मीद है आप लिखेंगे इनको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 42। ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला प्रश्न है। रवि रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर दिया गया है 12 ग्राम डेसीलीटर। इसका अर्थ है कि रवि रक्तहीनता से ग्रस्त है, रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है। रवि का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। रवि की लाल रक्त कोशिकाओं की गणना सामान्य है। चारों ऑप्शन समझ गए। रवि एक लड़का है, उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट आई है, खून की जांच की रिपोर्ट आई है, उसमें ब्लड का सैंपल दिया गया है या हीमोग्लोबिन का स्तर दिया गया है 12 ग्राम डेसीलीटर। तो इससे हम क्या निकालें निष्कर्ष कि रवि क्या रक्तहीन ग्रस्त है। तो यहाँ ध्यान रखिए, रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि 12 जो है ना, 12.7 या 12 ये नॉर्मल होता है, यानी बिल्कुल सामान्य बॉर्डर पर खड़े हो आप। रक्तहीनता अभी ग्रसित नहीं की है आपको, रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, ये सही है पॉइंट। और सी देखिए, रवि का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, ये भी सही है। ध्यान रखिए, बाउंड्री पर है तो सामान्य है, अभी वो रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं हुआ है, हीमोग्लोबिन स्तर ज़्यादा नीचे नहीं गया है, यानी एनीमिया नहीं हुआ है। और देख पा रहे होंगे डी कि रवि की लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है।
गणना की बात नहीं कह रहा है, यहाँ सामान्य एक लेवल होता है, गणना नहीं। तो ये ध्यान रखिए, ये गलत है। तो ये बी और सी सही है और कूट नीचे दिए गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे बी और सी कौन सा है, पहला विकल्प सही है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। तो रिपोर्ट से भी प्रश्न बनते हैं, पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट भी याद रखिए। देखिएगा ये डिटेल हमने दे दी है। नर की जो बच्चा है 11 से 18 वर्ष का, उसका 12.7 से 17.7 ग्राम डेसीलीटर होता है, और महिला शिशु का 11 से 18 वाले का 12 से 15 ग्राम डेसीलीटर के बीच होता है हीमोग्लोबिन स्तर। तो याद रखेंगे ये प्रश्न, ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 43। हमारे देश में या हमारे देश के जंगलों में एक प्रकार या एक ग्राम परिषद पंचायत टिन नामक एक विशेष इकाई से खेती के लिए आदिवासी लोगों को भूमि आवंटित की जाती है। ये टिन क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया है। अगर आपको नहीं आता समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। हमारे देश में जो जंगल में खेती होती है, झूमिंग तो याद होगा, वैसे ही कुछ क्षेत्र में एक परिषद या पंचायत वो टिन नामक एक यूनिट इकाई का प्रयोग करती है और अपने ज़मीन को लोगों में बांट देती है। तो ये टिन क्या है? वह भूमि जिस पर किसान एक टिन बीज उगाता है, ध्यान रखना इस, और दूसरे ऑप्शन को, वह भूमि जिससे किसान एक टिन बीज उत्पादित करता है। जरा सा अंतर है, समझे नहीं चले जाओगे। तीसरा विकल्प, आदिवासी किसानों के लिए एक विशेष रूप से रूपांतरित की गई भूमि की इकाई है ये एक टिन। चौथा, 100 मीटर गुणा 100 मीटर आयाम वाली एक भूमि है। यहाँ एनसीईआरटी स्पष्ट कहती है एक टिन वह है जो वह भूमि है किसान जिसमें एक टिन बीज उगाता है, यानी ये टिन है आपका, इसमें जितना अनाज आ जाए इतना बीज उगाने के लिए उस किसान को उतनी भूमि दे दी जाती है। समझ रहे होंगे। अब उससे आपका 2 कुंटल बीज उग जाए, उत्पादित हो जाए, या 10 कुंटल हो जाए, वो आपकी किस्मत। समझ गए। अब टिन, और टिन जो ये है आपकी व्यवस्था, ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निकाली जाती है, और ऊपर हमने अभी देखा था राज्य। क्लियर है। अगला प्रश्न 44, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के लिए सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। हमने देखिए नहीं को हाईलाइट किया है, यानी नहीं पर ध्यान रखना है। कौन सा एक खाद्य सुरक्षा के लिए सही नहीं है? सेब का हम मुरब्बा बना लें क्या? दूध से पनीर बना के रख सकते हैं लंबा सुरक्षित, कच्चे आम का अचार बना के रख सकते हैं, दाल का पापड़ बना के। तो क्या एक है जो गलत दिया है? तो ध्यान से देख पा रहे होंगे, पापड़ आपने खाए होंगे दालों के, बिल्कुल सही है। आम का अचार भी खाया होगा पूरे वर्ष, ये भी मिल जाता है। सेब का हम मुरब्बा बना के रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। यानी क्या ढंग सही नहीं है? दूध से पनीर बना के आप लंबे समय में भी नहीं रख सकते। पाश्चुरीकरण कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक चला पाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो ये आपका खाद्य सुरक्षा का एक तरीका सही नहीं है या ढंग नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 45, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने तिकोने टेंट रैबो कहते हैं? जानवरों को रहने का स्थान को लेखा कहते हैं। ये रैबो और लेखा बार बार प्रश्न में आ रहे हैं। अरुणाचल, मेघालय, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख में फंस गए होंगे, यानी राइट ऑप्शन नहीं पहचान पा रहे होंगे। चौथा विकल्प सही है। लेखा और रैबो टेंट लद्दाख या लेह के प्रसिद्ध ये नाम हैं। क्लियर है। टेंट है एक तिकोना, एक समूहधारी जानवरों से बनने वाला टेंट होता है, उसको कहते हैं, जानवरों के बाल से बनने वाला एक टेंट होता है, उसे कहते हैं रैबो। इसके बीच में होल रहता है। ये डिटेल के रूप में कथन बनते हैं, इसलिए ये डिटेल सुनते जाइए। और लेखा जानवरों के रहने का स्थान। अगला प्रश्न 46, घटपर्णी निफेंथीस पौधा चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है, हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? जब सिंपल बनेगा प्यारे विद्यार्थियों तो ऐसे बनेगा, नहीं तो कथन निष्कर्ष बना देता है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा, एक कथन। दूसरा कहेगा चूहे, कीड़े मकोड़े पौधे फंसा लेते हैं, खा जाते हैं। एक मनमोहक आवाज़ निकालता है, आवाज़ नहीं निकालता, गंध छोड़ता है एक। तो ऐसे कथन बन जाते हैं। बताइए ये राज्य कौन सा है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल। और नंबर ऑप्शन सही पहला है मेघालय और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ये आपके पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र राज्य है बस घटपर्णी या पिचर प्लांट, ये आपका निफेंथीस कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में, भारत में। क्लियर है। अगला प्रश्न 47 देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा सा कठिन लग रहा है ये, लेकिन आपके हिसाब से कठिन ना हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा,
3 परंपरागत जल संरक्षणों की पद्धतियों नीचे दी गई हैं। 3 एक मेथड दिए गए हैं वाटर कंजर्वेशन का। सही विकल्प चुनना है जहां आप उन्हें देख सकते हैं। ये कहाँ मिलेंगी ये पूछा है। 3 पद्धतियां, जोहाद, बावड़ी और झील। जोहाद हम बता दीजिए रहे, एक छोटा तालाब है। जोहाद क्या है? एक छोटा तालाब है। बावड़ी क्या है? सीढ़ीदार एक झील या कुआं कह सकते हो। सीढ़ीदार, सीढ़ियों से उतर के जाते हैं ऐसे, यहाँ पानी भरा होगा, ठीक है, तो सीढ़ीदार कुआं हो गई। और झील तो आपको पता ही है, लेक। तो ये जो वाटर संरक्षण या जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन के मेथड हैं, ये कहाँ देखे जाते हैं? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, नालंदा, उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, नालंदा, बीकानेर, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर और प्रयागराज। चौथा ऑप्शन कह रहा है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। राइट ऑप्शन देखिए नहीं आ रहा आपको, तो देखिए कट कैसे करते हैं। आपने प्रयागराज में ये कहीं पढ़ा नहीं है, ये कट गया। बिहार में नालंदा है, ये भी नहीं आपने पढ़ा। और देखिए तीसरे में फिर प्रयागराज हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों? चौथा ऑप्शन ही। जब ना आया करे तो ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो। राजस्थान के ही ये सभी शहर हैं और राजस्थान में ही बावड़ियाँ, जोहाद, झील पढ़े थे आपने, चश्मा झील पढ़ी थी, याद रहेंगे। अब क्लास में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगला प्रश्न है 49। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है या यह लोक नृत्य है? राज्य बताइए, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या मिजोरम। यहाँ ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, छत्तीसगढ़ राज्य का छऊ नृत्य। और यहाँ पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, उड़ीसा में भी ये मनाया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन ना आए, वेस्ट बंगाल रख दे तो वेस्ट बंगाल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करिएगा आप, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 49। वह स्थान जो दीर्घकाल बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों को डॉट डॉट का कारण होना पड़ता है। स्थानीय लोगों को डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरण का कारण होगा। यानी बाढ़ से अगर आ गया है तो उस स्थान से स्थानों को छोड़ देना होता है और मनुष्य को दूसरे स्थान पर बसा दिया जाता है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में इसलिए हमने रख दिया है और हमने पहले वीडियो में भी कराया था। पहला पार्ट प्यारे विद्यार्थियों आपने नहीं देखा, प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हैं। और शेयर कीजिए दोस्तों तक जिससे ये वीडियो का ज्ञान फैल सके। 50 प्रश्न देख पा रहे होंगे। जो चित्रकला किसी कथा का चित्रण करती है, धैर्य से शांत होकर के प्रश्न पढ़ा करिए, आंसर बड़े आसानी से मिल जाएंगे आपको। चित्रकला की बात हो रही है, किसी कथा का चित्रण करती है तथा जिनमें केवल प्राकृतिक रंग का उपयोग होता है या किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकथी कहते हैं। यह चित्रकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या कश्मीर, ये आपके विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन बताते हैं हम आपको, चित्रकथी महाराष्ट्र का है। ये आपका ध्यान रखिएगा, चित्रकला कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की। यानी चित्रों के माध्यम से एक कथा स्टोरी को समझा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं चित्रकथी। ये महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र में भी एक पेंटिंग है वर्ली, याद होगा, वर्ली महाराष्ट्र की है चित्रकला। ये भी, ये 50 प्रश्न हो गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। आप इसे सराहेंगे, शेयर करेंगे, आपके व्यू के अकॉर्डिंग, कमेंट के अकॉर्डिंग अगला वीडियो आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि तारीख 20 अगस्त है सीटेट की। तो आपको अगर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पर और इन प्रश्नों को दोस्तों तक पहुँचाइएगा। क्लियर है? और अपनी नोट डाउन कीजिए, समझिए। जो प्रश्न समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। जय हिंद।